तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग इस वाली गाड़ी के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही साथ में हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि भाड़ा हमें कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, महीने का हम कितना कमा सकते हैं, ये सारी बातें। और आपको इसी वीडियो में मैं साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि भाई आपको अगर गाड़ी लेनी है तो किस गाड़ी से आपको जो है शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहली बार अगर आप गाड़ी बनाना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी वाली गाड़ी लेनी चाहिए, आपको आयशर के साथ जाना चाहिए, टाटा के साथ जाना चाहिए, या किस वाली गाड़ी के साथ आपको जो है जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग 2-3 टॉपिक्स एक साथ कवर कर रहे हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बड़े ही ध्यान से, आराम से, तसल्ली से सुनिए, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। अदरवाइज़ होगा ये कि आप बार बार उन्हीं बातों का जो है आप मेरे को कमेंट में सवाल पूछेंगे जो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को आराम से, तसल्ली से, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो वैसे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूँ भाई कि देखो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। आपको देखो बराबर में QR कोड जो दिखाई दे रहा है, इस QR कोड के ज़रिए आप हमें जो है अपना प्यार दे सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि देखो हम मोटिवेट हो सकें और आप लोगों के लिए काम की चीज़ें, आपके काम की चीज़ें जो हैं आप तक ला सकें, ठीक है। तो इसलिए QR कोड से आप जितना भी हो सके, ठीक है, आप उतना आप हमें सपोर्ट करिए, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई आप क्या दे रहे हैं, ठीक है। मैंने हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपये, लेकिन आप चाहें तो जितना मर्जी उतना आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी कंट्रीब्यूट करेंगे, वो सभी मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मुझे सभी जो है आप सभी मुझे अपना प्यार ज़रूर दिखाएंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब देखिए आयशर में वैसे तो बहुत सारे मॉडल आ जाते हैं अपने पास, ठीक है। आयशर अपने पास ये 2110 है, आयशर 3018, 3015, 3019 और 2095, 2059। तो ये काफ़ी सारे मॉडल जो हैं अपने को देखने को मिलते हैं आयशर के ब्रांड में। लेकिन अभी जो है सवाल ये आ जाता है कि अगर कोई नया भाई है और वो अगर गाड़ीबाजी में आना चाहता है, गाड़ी लाइन में आना चाहता है, तो वो किस गाड़ी से शुरुआत करे। तो देखिए मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि गाड़ीबाजी में आप किस गाड़ी से शुरुआत करें, ये इस बात को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा, आपको मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मार्केट के बारे में जानना ये सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है। तो मार्केट के बारे में जानने के लिए, ठीक है जी, अब मार्केट के बारे में आपको जो है सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई हम गाड़ी कौन सी बनाएं। मैं कहूँगा भाई गाड़ी कौन सी बनाने से पहले आप मार्केट का एक जो है एक्सपीरियंस लीजिए। किसी भाई के साथ जो है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर जो है आप उनके साथ काम करिए। पहले सीखिए, देखिए कि गाड़ीबाजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसे भाड़ा लिया जाता है, कैसे पेमेंट लिया जाता है, कैसे रूट सिलेक्ट किया जाता है। गाड़ी भाड़ा तय करने के टाइम पे आप कैसे आप पता करेंगे कि भाई जो आपने भाड़ा तय किया है उसमें कुछ आपको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या बस केवल आपने हामी भर ली, भाड़ा आपने ले लिया, आप गए, माल छोड़ दिया आपने, मतलब, और पता चला आपने जब हिसाब किताब लगाया तो आपको कुछ बचा नहीं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। तो कोई भी जो भाई जो गाड़ी बनाने के बारे में सोच रहा है, पहले मैं यही कहूँगा कि आप पहले एक्सपीरियंस लीजिए, इसके बाद फिर आप गाड़ी बनाइए। अब मुद्दा आ जाता है कि गाड़ी हम कौन सी बनाएं, ठीक है जी। आयशर के साथ जाएं, टाटा के साथ जाएं, अशोक लेलैंड, भारत बेंज, कौन सी ब्रांड हमें लेनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आप गाड़ीबाजी में आना चाह रहे हैं तो देखो मैं आपसे कहूँगा कि आप आयशर ब्रांड के साथ आप आइए। क्यों आइए? क्योंकि आयशर की जो गाड़ियाँ हैं उसका जो मेंटेनेंस है काफ़ी कम है, इसके सर्विस सेंटर हर जगह हैं, प्लस आपको इस गाड़ी में एवरेज काफ़ी अच्छा खासा आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि आपको आयशर के साथ आना चाहिए। अगर आप आयशर के साथ नहीं आना चाहते हैं तो फिर किसके साथ आ सकते हैं? तो फिर आप जा सकते हैं, सेकंड नंबर पे ऑप्शन है टाटा के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। टाटा ब्रांड बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके भी बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं, पार्ट्स वगैरह आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टाटा भी पसंद नहीं है तो आप फिर अशोक लेलैंड के साथ जा सकते हैं, और अशोक लेलैंड भी पसंद नहीं है तो भारत बेंज के साथ क्या जा सकते हैं। तो भाई मैं भारत बेंज को अभी फ़िलहाल मैं नहीं रखता हूँ अपनी लिस्ट में, इग्नोर करता हूँ, क्योंकि भारत बेंज का थोड़ा सा हिसाब किताब भाई बहुत ही अलग है। सिंगल मोटर मालिक के लिए भारत बेंज अच्छी कंपनी नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ।
आप अगर आप बहुत बड़े मोटर मालिक हैं, तो आपके पास 100 गाड़ियाँ 200 गाड़ियाँ हैं, तो भारत बेंज आपकी बहुत इज्जत करेगा, आपकी सुनवाई करेगा, आपको सर्विस देगा। लेकिन अगर आप सिंगल मोटर मालिक आप बनना चाह रहे हैं, पहली गाड़ी आप बनाना चाह रहे हैं भारत बेंज के साथ, तो भाई मत बनाओ, ठीक है। बहुत परेशान रहोगे आप, ठीक है। 3 साल 4 साल के बाद बहुत परेशान होगे। शुरू में तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, 3-4 साल के बाद बहुत दिक्कत आएगी। जहाँ तक बात है स्वराज मज्दा की, तो स्वराज मज्दा गाड़ी बहुत ही हल्की गाड़ी है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन में सबसे पहली जो गाड़ी है वो है आयशर। अब सवाल आ जाता है कि आयशर के साथ तो ठीक है चलते हैं, लेकिन कौन सी गाड़ी बनाए आयशर में भी। तो आयशर में जो सबसे अब यहाँ पे बात आ जाती है टन की, कि आपको कितने टन वाली गाड़ी चाहिए। तो भाई इसमें जो है देखो 7.5 टन 4 टन से शुरुआत हो जाती है। 4 टन वाली आती है जिसमें 4 पहिए होते हैं गाड़ी में, ठीक है ना। जो मॉडल नंबर जो आता है वो आता है 2059 करके, ठीक है। आप उस गाड़ी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। एक 2049 आता है जो बोलेरो पिकअप के कॉम्पिटिशन में ही वो गाड़ी आती है, तो एक बहुत ही छोटी गाड़ी है, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको शुरुआत करनी ही है एक मार्केट का एक्सपीरियंस। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको बड़ी गाड़ी का ही चलानी है बाद में, तो आप छोटी गाड़ी से शुरुआत मत करो। आपको बड़ी गाड़ी ही चलानी तो शुरुआत में ही आप बड़ी गाड़ी ले लो, जिस गाड़ी को आप चलाना चाहते हो वास्तव में। तो जैसे कि अब तो उसमें कौन सी गाड़ी लें सवाल ये आ जाता है, ठीक है। तो उसमें आप देख लो कि भाई 7.5 टन वाली जो गाड़ी है मुझे वो सबसे सही लगती है। जो नए भाई लोग गाड़ी बनाना चाह रहे हैं, गाड़ीबाजी में आना चाह रहे हैं, उनको 7.5 टन वाली जो गाड़ी है उससे शुरुआत करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि भाई इसमें आपको जो है माल है वो जल्दी मिलेगा। 7.5 टन वाली जो गाड़ी होती है उसका जो माल है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, यानी गाड़ी आपकी जल्दी भर जाएगी, ठीक है ना। 7.5 टन जो वज़न है उतना माल नॉर्मली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बड़ी गाड़ी ले लोगे 12 टन 12.5 टन वाली, तो उसको उतना माल भरने में गाड़ी हो सकता है एक ट्रांसपोर्टर के पास उतना ना हो माल, तो आपको 2 ट्रांसपोर्टर 2 जगह से आपको माल भरना पड़ेगा, तब जाके आपको 12 या 12.5 टन की आपकी गाड़ी पूरी भरेगी। तो ये वाला जो है सीन रहता है, ठीक है। तो भाई इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप शुरुआत में 7.5 टन वाली गाड़ी से ही आप शुरुआत करिए एक्सपीरियंस लेने के लिए, कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। तो 7.5 टन वाली गाड़ी में अगर आप लेते हैं तो अब आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो 2095 और एक है 2110, ठीक है। जैसे कि ये वाली जो गाड़ी है हमारे सामने, तो अब 2110 गाड़ी की खासियत क्या लग रही है मुझे कि ये जो गाड़ी है ना, ये देखने में लुक वाइज बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब एक फ़ील आता है आपको कि लुक वाइज का मतलब है मेरा कि आपको एक फ़ील आता है कि आप एक ट्रक के ओनर हैं, ठीक है। छोटी गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपको फील नहीं आएगा। देखो जैसे वो है बोलेरो है, अब वो उसमें फ़ील नहीं आता है कि हम ट्रक के ओनर हैं। इस गाड़ी में आपको फ़ील आएगा कि आप एक ट्रक के ओनर हैं, ठीक है, क्योंकि लगता ट्रक है पूरा ये। तो ये जो 2110 है इस गाड़ी से आप शुरुआत कर सकते हैं। और ये गाड़ी आपकी जो है ये करीब पड़ेगी आपको 19 लाख। अभी मेरिट का जो प्राइस चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 19 लाख रुपए इसका एक शोरूम प्राइस है। इस पे हम लोग 1 लाख रुपए और पकड़ लेते हैं, तो यानी कि 20 लाख रुपए हो गया, ठीक है। और छोटे मोटे काम वाम करा के आप मान के चलते हैं कि ये गाड़ी आपको मैक्स टू मैक्स कैश में 21 लाख तक आपको ये पड़ जाएगी कैश में अगर आप लोगे तो। अब बात करते हैं इसकी फाइनेंस की। अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस पे लेना चाहते हो तो फिर डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस भी बैंक से या NBFC से आप अपना फाइनेंस करवा रहे हो, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या लिया जा रहा है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो फाइनल अमाउंट है गाड़ी का वो कितना तक बैठेगा, कहाँ तक जाएगा। तो अभी नॉर्मली जो है अगर मैं पकड़ लेता हूँ 10% भी पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम अपन देखें तो करीब 27 से 28 लाख रुपए तक में इसकी जो कीमत है वो पहुँच जाती है, ठीक है। ये मैक्स टू मैक्स यहाँ तक तो पहुँचेगी 27-28 तक ये गाड़ी जो है आपको पहुँच जाएगी। तो ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी है, मार्केट में काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। और अगर आप एक बार शोरूम पे जाएंगे ना, तो शोरूम वाला भी आपको यही कहेगा कि भाई ये जो गाड़ी है यही गाड़ी लो, क्योंकि ये गाड़ी जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप शोरूम पे एक दिन बिताएं जाके, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर ऑर्डर जो लेने आए हैं, जो गाड़ी की डिलीवरी लेने आए हैं लोग, वो इसी गाड़ी को लेने आएंगे, ठीक है। आप यही पाओगे 30, 19, 30, 18 ये गाड़ियाँ भी काफ़ी बिकती हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा जो बिकती है गाड़ी वो ये है, ठीक है। तो जब मैंने इस वीडियो की अभी शुरुआत करी थी तब एक गाड़ी यही खड़ी थी, अभी एक गाड़ी एक और आके लगी, ठीक है। तो ये भी देखो आयशर की ही गाड़ी है, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। अब गाड़ी लेने का आपने मन बना लिया, ठीक है जी, मुझे यही वाली गाड़ी लेनी है, तो अब फाइनेंस की सुविधा कैसे होगी, क्या होगा फाइनेंस का चक्कर,
तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड 2-4 बातें वो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड भाई बात ये है कि अगर आप गाड़ी पहली बार ले रहे हैं अपनी लाइफ में, पहली बार आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो देखो आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो थोड़ा सा डाउन पेमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप फाइनेंस पे जब गाड़ी ले रहे हो तो डाउन पेमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बस इतना फ़र्क रहता है। और अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, और साथ ही साथ अब क्या है कि आपको गारंटर भी देना पड़ सकता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है, ठीक है, तो और आपने काफ़ी अच्छा पीछे लेन देन किया हुआ है, मतलब कि होम अप्लाइंसेस की चीज़ें, घर की घरेलू सब सामान जो आपने फाइनेंस पे लिया, या आपने कोई और जैसे बाइक या स्कूटी, ठीक है, या कार आपने फाइनेंस पे ऑलरेडी ली है कभी, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, आपने टाइम पे पेमेंट करा है, तो फिर और आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, केस समझ में आ गया कि आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए। आपने पीछे अपने भाई कोई भी सामान जो आपने लिया हुआ है, चाहे आपने कोई घरेलू सामान लिया हो, कार लिया हो, बाइक लिया हो, या आपने कोई और ऐसी चीज़ ली हो जो फाइनेंस पे ली हो और आपने उसका टाइम पे पेमेंट अगर करा है, तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रहेगा। तो उस ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे आपका बिना गारंटर के भी आपका जो फाइनेंस है वो हो जाता है, ठीक है। कई लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिनके बिना गारंटी के ऊपर भी उनका जो है हुआ है, ठीक है। हमारे वीडियो में ही, हमारे चैनल पे ही वीडियो पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं। मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उनकी खुद बात सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको अभी तक जो भी बातें बता रहा हूँ वो सब जो है मैं अपने एक्सपीरियंस या जो मैंने लोगों के साथ जो मैंने बातचीत करी है उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी ऐसी बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ मैं अपने मन से कि जो कि प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है। सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बातें ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब फाइनेंस जब आपको हो जाता है, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि भाई आपका जो है, अगर आप नए हैं, पहली बार आप ले रहे हो, तो ये चीज़ है कि आपका अगर थोड़ा सा पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है तो चांसेस हैं कि आपका बिना गारंटर के भी आपका हो सकता है काम। लेकिन अगर आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम, मतलब आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपने पैन कार्ड का कहीं यूज़ ही नहीं किया है और अब आप गाड़ी जो है बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, आपको एक गारंटर तो देखो देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई बैंक कैसे भरोसा करेगा कि भाई उसका पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात रहती है। तो बैंक अपने पैसे को सिक्योर करके चलता है, ठीक है जी। तो वो आपसे गारंटर ज़रूर मांगेगा। बिना गारंटर के होने की संभावना 99.99% जो है वो नहीं है, बिना गारंटर के नहीं होगा। और अगर गारंटर है आपके पास, तो गारंटर भी कैसा होगा, गारंटर आप किसको बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई गारंटर आप उसको बना सकते हैं जिसके पास या तो अपना मकान हो या अपनी ज़मीन हो। भाई मोबाइल को पकड़ पड़े, मेरा हाथ भी दर्द हो रहे हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो भाई आप गारंटर उस व्यक्ति को बना सकते हैं जो या तो आपका दोस्त हो या फैमिली में, रिश्तेदारी में हो, और जो आपके घर के आसपास में रहता हो, ठीक है। मतलब कि घर के आसपास का मतलब हो गया 20, 25, 30 किलोमीटर की रेंज में अगर वो रहता है तो आप उसको, या 50 किलोमीटर की रेंज में भी रहता है तो भी वो गारंटर बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति गारंटर बन सकता है। दूसरी कंडीशन ये, अगर उस व्यक्ति के पास घर मकान अगर है तो ठीक, अगर उसके पास गाड़ी है कॉमर्शियल वाली ऐसी ट्रक, ठीक है, तो और बहुत बढ़िया रहता है। तो चांसेस और ज़्यादा हैं कि बैंक अप्रूव आपका जो फाइनेंस है, आपका लोन जल्दी कर देगा, ठीक है। और उसमें भी अगर उस बंदे ने किस्तें 12 किस्तें दे रखी हैं अपनी गाड़ी की, जो गारंटर बनने वाला है, तो भाई बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो अगर आप कोई गारंटर भी बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में क्या है कि गारंटर आपका दोस्त हो सकता है, आपका परिवार का कोई हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास गाड़ी हो और गाड़ी की किस्तें उसने 12 किस्तें जो है उसने गाड़ी की चुका रखी हैं। तो ऐसा व्यक्ति आपका गारंटर बनने के लिए बैंक की नज़र में बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति है। हम मानते हैं कि आपको गारंटर मिल गया, ठीक है जी, गारंटर मिल गया और आपने जो है भाई गाड़ी जो है बिंदास आप गए शोरूम पे, आपने गाड़ी निकाल ली। अब गाड़ी निकालने के बाद भैया, अब मैंने क्योंकि आपको पहले ही पॉइंट बताया था कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भाई आपको एक्सपीरियंस है ही, आपने गाड़ी फाइनेंस करवाई ली, गारंटर आपको मिल गया, फाइनेंस आपने करा लिए गाड़ी। अब गाड़ी फाइनेंस हो जाने के बाद
गाड़ी आपके पास आ चुका है, मार्केट का थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है। तो अब बात आ जाती है भाई ट्रांसपोर्टर के साथ जो है थोड़ी बहुत किस तरीके से मित्रता की जाए, किस तरीके से उससे जान पहचान बनाई जाए और किस तरीके से भाड़ा लिया जाए। देखो, आप जब भी कभी किसी ट्रांसपोर्टर के पास जाओगे, जो आप नए हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है किसी के साथ काम वाम करके, तो आप उस व्यक्ति का रेफरेंस दे सकते हैं। भाई जिस ट्रांसपोर्टर से वो व्यक्ति भाड़ा ले रहा था, आप वहाँ पे जा सकते हैं उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि आप पहले भी जा चुके हैं उस ट्रांसपोर्टर के पास, तो आपकी जान पहचान ऑलरेडी है। तो वहाँ पे आपको भाड़ा जो है मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं और मिलेंगे भी, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ट्रांसपोर्टर किसी अपने ऐसे भाई को पकड़िए जिसके पास गाड़ी है, उसके साथ मिलके जो है कम से कम 3 महीने 4 महीने 6 महीने काम करिए, ट्रांसपोर्टरों के साथ अपनी जान पहचान बनाइए। तो जब आप पहली बार जब आप अपनी गाड़ी आप बना लोगे और जाओगे उस ट्रांसपोर्टर के पास कि भाई मैंने गाड़ी बनाई है और मेरे को भी भाड़ा जो है दिलाओ, तो आपकी हेल्प करेगा, आपको दिलाएगा, ठीक है। आपके उसी दोस्त के रेफरेंस से आपको गाड़ी जो है मैं आपको जो है माल भरवा देगा। अदरवाइज़ देखो, बहुत ही दिक्कत होती है। जो नया भाई अगर कोई जाए फर्स्ट टाइम, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी रेफरेंस के, अगर आप जाओगे किसी ट्रांसपोर्टर के पास ना, तो भाई माल कोई नहीं भरता आज के टाइम में, ये हकीकत है। आप चाहे तो करके देख लेना। और कुछ भाई आप लोग अपनी राय जो है इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई कितनी सच्चाई है इस बात में, ठीक है। क्योंकि भाई हर आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हर जगह का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो जो हालांकि मैंने अब तक लोगों से सुना है वो यही है कि भाई माल जो है आपको तभी मिलेगा जब आपका पीछे कोई जान पहचान हो, किसी का आप रेफरेंस अगर आप देते हैं तो आपको माल जो है आपकी गाड़ी में ज़रूर तुरंत जो है भर दिया जाता है, यानी आपकी गाड़ी बुक हो जाएगी, ठीक है। अब फिर बात आ जाती है, चलो बुक हो गई गाड़ी, अब पैसे की बात कैसे करें फिर ट्रांसपोर्टर से। तो पैसे के लिए भैया आपको ये है कि आप डीजल का पैसा स्टार्टिंग में आप ले लीजिए। देखिए, जो डीजल होती है गाड़ी में, डीजल का पैसा आपको स्टार्टिंग में ही आपको लेना पड़ेगा। अब ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी में मैं बताता हूँ, डीजल इस गाड़ी का 190 लीटर का इस गाड़ी का जो है डीजल है, डीजल टैंक है, और 27 लीटर का यूरिया का टैंक है। तो इन दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूरिया का लेवल आपको देखना पड़ेगा हमेशा कि यूरिया का लेवल प्रॉपर होना चाहिए। जब भी आप किसी भी ट्रिप को मारने वाले हैं तो आप यूरिया का लेवल ज़रूर चेक कर लीजिए एक बार चलने से पहले कि हाँ भाई यूरिया का लेवल क्या है, ठीक है। 27 लीटर का यूरिया का, अगर आपकी इस टैंक में आपको बताता हूँ 20 लीटर की, नॉर्मली 20 लीटर की बाल्टी आती है, ठीक है, जो कि 1300 रुपये के आसपास में मिल जाती है ओरिजिनल। आयशर के सर्विस सेंटर से आपको वो बाल्टी आपको लेनी है, यहाँ वहाँ से बाहर से आपको बाल्टी नहीं लेनी है। आपको जो भी लेना है मटेरियल, जो भी आप गाड़ी में मतलब ये डालने वाले हैं एडब्लू, ये आपको शोरूम से ही लेना है या सर्विस सेंटर से। तो 20 लीटर की बाल्टी आएगी, वो आप ले लीजिए। जैसे इसमें 7 लीटर के करीब बच जाता है, अगर है 7 लीटर का बचा हुआ, तो आपको बाल्टी लेके तुरंत इसमें डाल देनी है। और डीजल इसमें 190 लीटर का है, 200 तक आ जाता है इसमें। तो ये है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है जी। तो इसका जो पैसा है ये आप ले लीजिए। भाई ट्रांसपोर्टर से आपको बोलना है कि भैया मेरे को आप डीजल का पैसा तो दो कम से कम पहले स्टार्टिंग में, तो डीजल का पैसा पूरा ले लो, और डीजल का पैसा लेने के बाद आप अपनी गाड़ी में डीजल डलवाइए, और डीजल डलवा के आप जो है जा सकते हैं। लेकिन इस काम को करने से पहले, जैसे ही ट्रांसपोर्टर से आप भाड़ा तय करते हैं, उस टाइम पे भाड़ा तय करते समय आपको कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। भाई आपको कम से कम 8 चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी भाड़ा तय करते टाइम। उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, देखो सबसे पहली चीज़ मान लेते हैं कि मैं यहाँ से मेरठ में हूँ मैं भी इस टाइम पे, और मेरठ से मैं बेंगलोर के लिए भाड़ा जो है तय करता हूँ। तो बेंगलोर यहाँ से करीब करीब जो है मान लेते हैं 2300 किलोमीटर है। तो अब आप लगाओ कि मेरी गाड़ी अगर एवरेज दे रही है 10 का, ठीक है जी, 2300 किलोमीटर है, तो 10 का अगर मान लेते हैं कि भाई एवरेज दे रही है, तो भाई 230 लीटर तो डीजल ही लगेगा, तो उसका पैसा जोड़ लीजिए। फिर आप जोड़िए कि आपका टोल टैक्स है, उसका पैसा जोड़िए दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपको जोड़ना है पुलिस खर्चा, बीच में भाई पुलिस वाले जो है नाका और ये बॉर्डर का जो पैसा होता है एक तरह से कह सकते हैं, वो जोड़ लीजिए। इसके बाद चौथी जो चीज़ आपको जोड़नी है वो जोड़नी है भाई
आप जाएंगे तो भाई आपकी दिहाड़ी भी तो है एक तरह से, तो है ना, तो कम से कम 1,000-1,200 या 2,000 रुपये उसके जोड़ लीजिए। इसके बाद आपकी गाड़ी का ईएमआई भी तो है, ठीक है, तो महीने के हिसाब से आप ईएमआई देते हैं, तो उसके हिसाब से जोड़ लीजिए, दिन के हिसाब से। मान लीजिए 60,000 रुपये की ईएमआई है इस गाड़ी की महीने की, तो दिन की 2,000 रुपये की ईएमआई होगी, तो 2,000 रुपये वो जोड़िए। इसके बाद फिर आप देखिए कि आपको और क्या कहते हैं, फास्टैग हो गया, वो खर्चा हो गया, मतलब इसके बाद 2-3 खर्चे और हो जाते हैं, जैसे कि आपका भाई खाने का खर्चा हो गया, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके 6-7 खर्चे, 8 खर्चे तक आप ये जोड़ लीजिए, ठीक है। ये जोड़ने के बाद आप देखिए कि उस रूट का जो मेरा जाने का खर्चा टोटल ये है, ठीक है। फिर 2 दिन आप वहाँ पे रुकोगे कि भी गाड़ी आपकी खाली होनी है, तो ठीक है, तो कम वो 2 दिन का भी हिसाब आप जोड़ लीजिए, गाड़ी की किस्त का, अपनी जो दिहाड़ी है वो, ठीक है। तो इस हिसाब से जब सब कुछ आप जोड़ लेंगे तब आपको जो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे को इतने रुपए अगर मिलते हैं तो मुझे इस रूट पे जाने में फ़ायदा है, अदरवाइज़ मुझे जो है ये भाड़ा कम मिल रहा है, मेरे को जाना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एक कैलकुलेशन बिठा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आप पता चलेगा कि आपको फ़ायदा कितना हो रहा है एग्जैक्टली। अब महीने में कितने फिर आप चक्कर मारेंगे, अगर मान लीजिए आपने एक चक्कर मार लिया, ठीक है, आपको हो गया भैया 20-25 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो गया एक चक्कर पे, तो फिर आपको जो है कितने महीने में चक्कर मारने चाहिए उसका भी आप एक जो है आप हिसाब किताब बना लीजिए कि भाई मेरे को कम से कम महीने में 4 चक्कर मारने हैं, 5 चक्कर मारने हैं, रूट कौन सा रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें बात आ जाती है रूट की, कि रूट हमारे पास कौन सा होना चाहिए, किस रूट पे हम लोग चलें, क्या अलग अलग रूट पे जाना सही रहेगा या एक ही रूट पकड़ना सही रहेगा। तो मैं कहूँगा भाई स्टार्टिंग में जो नए भाई लोग हैं उनको एक ही रूट पे गाड़ी को लेके चलना चाहिए, ठीक है। आप एक ही रूट पे गाड़ी को लेके चलिए स्टार्टिंग में, शुरू के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रोड पे चलने का हिसाब किताब क्या होता है। अब आप अपनी गाड़ी लेके चल रहे हो तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे टोल आएगा, कहाँ पे गड्ढा है रोड पे, कहाँ पे कट है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको आइडिया लगेंगे। इससे क्या होगा कि आप थोड़े से, आपका जो डर है वो ख़त्म होगा रोड पे अकेले चलने का। पहले आपने एक्सपीरियंस जब ले रहे थे तब आप किसी ऐसे भाई के साथ थे जो ऑलरेडी मतलब आपके साथ कोई था एक, तो आप में वो घबराहट नहीं थी। लेकिन अब आप क्योंकि अकेले रहो, आप अकेले चलोगे तो आप में घबराहट होगी अगर आप हर बार एक नए रूट पे चले जाओगे तो। लेकिन अगर आप एक ही रूट पे चलते हो तो आपको घबराहट नहीं होगी, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आपको नॉलेज होती चली जाएगी चीज़ों की, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं काम को। अच्छा, इसके बाद हम लोग और बात करते हैं कि भाई मान लीजिए आप हैबिचुअल हो गए, एक रूट आपको समझ में आ गया, आपकी जान पहचान बन गई, ट्रांसपोर्टों से भी आपकी सेटिंग हो गई, तो फिर अगर आप दूसरे और बाकी रूट्स ट्राई करना चाहें तो आप फिर वो रूट भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हिसाब किताब है, इस तरीके से आप अपने काम को करोगे भाई, ठीक है जी। तो मैंने अब तक आपको बताया कि गाड़ी लेने से पहले आपको एक्सपीरियंस लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गाड़ी लेते समय फाइनेंस का क्या हिसाब किताब होता है वो भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो होती है कि वो होता है कि जब आप चलोगे तो भाई किस रूट पे चलना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, सिंगल रूट पे आपको चलना है। इसके बाद मैंने आपको ट्रांसपोर्टर के बारे में भी बता दिया कि ट्रांसपोर्टर से आप भाड़ा कैसे लोगे, ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, एक ही ट्रांसपोर्टर से आपको कनेक्ट नहीं रहना है, आपको कम से कम अपनी जान पहचान में कम से कम भी 5 ट्रांसपोर्टर आपके पास होने चाहिए जिनसे आपकी बिल्कुल घर जैसे संबंध होने चाहिए, हाय हेलो, ठीक है जी। और वैसे बातचीत जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छी दोस्ती वाली होनी चाहिए, ठीक है जी। तो वैसा आपको रिलेशन आपको बिल्ड करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टर्स के साथ, ताकि वो आपको जो है रेगुलर बेसिस पे आपको भाड़ा दे सके, ठीक है भाई। तो ये वाली चीज़ हो गई। और शुरुआत में आपको एक ही रूट पे चलना है, इसके बाद फिर आप चाहें तो अलग अलग रूट्स को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है।
और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं कि और ऐसी कोई बात जो मैं बताना आपको भूल गया हूँ, तो वो सवाल आप जो है पूछ सकते हैं मेरे से। उसका नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपके वो सारे सवाल मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। फ़िलहाल आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए, है ना। QR कोड आपको बराबर में दिखाई दे रहे हैं, आप इससे कुछ भी पेमेंट करके आप मेरे को सपोर्ट ज़रूर करिए, मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए, ताकि जो है मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर सकूं और दूर तक जा सकूं। दूर तक जाने का मेरा मतलब है कि अभी मैं मेरठ में ही हूं, मेरठ से बाहर निकल के किसी और, जैसे कि हमारे यहाँ मेरठ से बाहर आपका हरिद्वार है, हरिद्वार में सिडकुल एक जगह पड़ती है भाई, वहाँ पे बहुत तरीके के ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत मतलब कम से कम 2000 से भी ज़्यादा ट्रांसपोर्टर हैं वहाँ पे। तो वहाँ अगर मैं जाता हूँ तो भाई वहाँ पे वीडियो बहुत ही काम की जो चीज़ें हैं वो बनेंगी वीडियो में, ठीक है ना। तो भाई वहाँ, लेकिन वही है, वहाँ जाने के लिए भी भाई मेरे को कम से कम ऐसा तो नहीं कि अगर मैं मेरठ में आज जाऊँगा तो शाम तक मैं वापस आ जाऊँगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो कम से कम मुझे 2 दिन 3 दिन वहाँ पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। और कंटिन्यूसली लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, वीडियो शूट करनी पड़ेगी, और बहुत तरह की काम की चीज़ें जो है मैं वहाँ पे जाके ट्रांसपोर्टर से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि हरिद्वार में ना क्या है कि वहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लोगों को मतलब फैक्ट्री है, क्योंकि पतंजलि का, तो सबके गाड़ियाँ धड़ाधड़ भरती रहती हैं। हमारे मेरठ के भी हैं 2-3 ट्रांसपोर्टर जिनकी गाड़ी वहाँ से कंटिन्यूसली भरती हैं। एक मेरठ इंदौर रोड लाइन्स करके हैं पंकज जी, जिनसे अपनी बातचीत भी हुई थी, उसकी वीडियो भी अपने चैनल पर पड़ी हुई है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनकी वीडियो भी देख लेना। तो उनका भी क्या है कि उनका मेरठ में भी है, उनका हरिद्वार में भी है, उनका एक आध जगह और है। तो उन्होंने ऐसी सेटिंग बनाई हुई है। तो वो सेटिंग कैसे बनाते हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती है ना यार, उनसे सेटिंग कैसे बनाई जाती है वो मेरे को जानना है, उसके बारे में मैं अब बातचीत करना चाहता हूँ। बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर मैं बिल्कुल अंदर तक अब मुझे जानना है कि आखिरकार एक फैक्ट्री से सेटिंग कैसे बनाई जाती है, कैसे क्या क्या पेपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, किससे मिलना होता है, क्या उनकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनके मतलब शर्तें क्या क्या होती है जिनको अपने को पूरा करना होता है, तो फिर वो अपनी गाड़ी लगाते हैं। क्या एक गाड़ी से शुरुआत कर सकते हैं, या 10 गाड़ी चाहिए, या 100 गाड़ियाँ चाहिए, या 50 गाड़ी अगर होगी तभी हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं यार जो मेरे मन में है, जो मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन वो वहाँ पे जाने के बाद ही जो है पता चलेगा। और देखो एक चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ गया तो जिस आदमी से मैं पहली बार मिलूँगा वो मेरे इंतज़ार में बैठा होगा, आइए राजीव बाबू आइए, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, हम तुम्हें बताने के लिए ही बैठे हैं, बस आइए और हम आपको बता दें, ऐसा तो होगा नहीं भाई। वहाँ पे भी मैं अगर 10 लोगों से मिलूँगा तो 10 में से कोई 1 या 2 तैयार होगा मुश्किल से बताने को, ठीक है जी। और आप अक्सर वीडियो में देखते ही हैं कि भाई लोग जो है अपनी पूरी जो है जानकारी जो है देने से कई बार जो है बचते हैं, वो देते नहीं हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं वहाँ जितना ज़्यादा समय दूंगा तो वहाँ उतना ज़्यादा जो है लोगों से बातचीत हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल पाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे को ज़रूर सपोर्ट करिए, ठीक है। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ कि मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। यूट्यूब से कोई इनकम नहीं होती भाई, कई लोग गलतफहमी में जी रहे होंगे कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा, वो अलग कैटेगरी होती है, किसी का टेक कैटेगरी है, हो सकता है उसको ज़्यादा इनकम हो रही हो, लेकिन हमारी जो ये रिव्यू वाला जो चैनल है हमारा कमर्शियल व्हीकल, इसमें कोई ज़्यादा इसमें कोई इनकम नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से सपोर्ट कह रहा हूँ देने के लिए, ताकि जो है हम और ज़्यादा उस पैसे का यूज़ करके अपने कंटेंट को और बढ़िया बना सकें, आप तक और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मैं ला सकूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है। शुरुआत आप 10 रुपये से करिए, 20, 30, 50, 100, 200, 500, जितना आप करना चाहें, जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कंट्रीब्यूट ज़रूर करिए, ताकि मैं दूर तक जाके लोगों से बातचीत करके और अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक ला सकूं। तो इसी उम्मीद में कि आप लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, ठीक है, और अच्छी जानकारी के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, गाड़ी ध्यान से चलाइए, बाय।